बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान जिस खित्ते में है वहाँ पर बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। उस बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या किरदार है, पाकिस्तान के इत्तेहादी कौन है, पाकिस्तान के दोस्त कौन है और पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में बहुत ही अहम और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है। बहुत सारे अहम इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने हुकूमत की पोजीशन और पॉलिसी, जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसका उन्होंने इजहार किया। अफ़गानिस्तान में उनका कोई, उन्होंने कहा, फेवरेट नहीं है, पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं होगा, जो अफ़गान अवाम चाहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। चीन के हवाले से हमारे ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई दरार नहीं आ सकती, इस हवाले से अमेरिका का दबाव बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा और अमेरिका के हम अमन में इत्तेहादी हो सकते हैं, जंग में उनके इत्तेहादी नहीं हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी ये कहा, दो टोक अंदाज में कहा कि अमेरिका को जंगी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, इस तरह की कोई सहूलतकारी की। एक तो ये कि फॉर्मल कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, दूसरा ये कि कोई ऐसा हमारा इरादा नहीं है। तो इन सारे मामलात के बाद कश्मीर के ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा कि भारत से उस वक्त तक सफारती ताल्लुकात बहाल नहीं होते जब तक 5 अगस्त का जो इकदाम है कश्मीर का स्टेटस बदलने का, वो वापस नहीं लिया जाता। तो बहुत सारी जो तनकीद उनके ऊपर हो रही थी कश्मीर को लेके, चाइना को लेके और अमेरिका को लेके, उन तमाम चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन बड़ी वाजे की है, हुकूमत की पोजीशन बड़ी वाजे की है। आज के प्रोग्राम में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में और इन पॉलिसी स्टेटमेंट्स के बाद पाकिस्तान का रोल है क्या, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कौन सी तब्दीलियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर इन तमाम बयानात का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जी बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल साहब आपका, दिफाई तजियाकार हैं। और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रज़ा रूमी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में तारिक पीरज़ादा साहब आपसे ही करना चाहूँगी। आपको लगता है कि जो बहुत वजाहत के साथ इमरान खान ने, अगर अफ़गानिस्तान की सबसे पहले बात की जाए तो अफ़गानिस्तान हमेशा हमारे ऊपर कुछ ना कुछ वो लैक ऑफ ट्रस्ट का इजहार करता रहता है और इस वक्त बहुत ज़्यादा एक तरह से दबाव डाला जा रहा था कि शायद हमारा बहुत इन्फ्लुएंस है, हमारा बड़ा असर व रसूख है और हम कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खान साहब ने कहा हमारे वहाँ पे कोई फेवरेट्स नहीं हैं, हमें वहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, जहाँ तक तकरीर का ताल्लुक है, मेरे ख्याल ये है कि मैंने बहुत से वज़ीर आज़म की तकरीरें सुनी हुई हैं। बड़ी जामे और पुरमक़्स तकरीर थी और उसने तमाम बड़े बड़े मसाइल का, ख़ारजा पॉलिसी, कश्मीर, चीन का ख़ुसूसी तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा, चीन और अफ़गानिस्तान का, उसका ज़िक्र किया, माशी सूरत हाल का। ये तमाम बातें बड़ी और बड़े एतमाद के साथ उन्होंने कुछ बातें कहीं और उन वजाहतों के साथ की हैं और उन सराहतों के साथ जो आम तौर पर जिसका इल्ज़ाम हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से या और लोगों की तरफ से उनके मुतल्लिक लगता रहता है। तो पहली बात, जहाँ तक अमेरिका को किसी किस्म के अड्डे देने की बात है, एक तो आर्मी चीफ ने भी कल रात उसकी वजाहत कर दी कि अभी रस्मी तौर पर तो कोई दरख्वास्त ही नहीं आई। तो यहाँ इसमें मैं इतना इजाफा कर दूँ कि पहली बार जो असल में डिमांड आई थी वो आई थी टोनी ब्लिंकन की तरफ से, जिसने अपने बड़े बयान में कहा था आपसे कई हफ्ते पहले कि पाकिस्तान को हम अफ़गानिस्तान की गेम में शामिल हैं और शामिल रहेंगे और पाकिस्तान को इस गेम का हिस्सा होना चाहिए और ये कि ये पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ है। इसमें वो तमाम बातें छुपी हुई हैं जिनका किसी अड्डे से ताल्लुक़ है या सहूलत से ताल्लुक़ है। और जिस बात पर बहुत कम गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान में वो ये है कि ज़मीनी अड्डों का तो तकरीबन नामुमकिन है मामला। ये जो एयर कॉरिडोर है, मसलन आज एक तारीख़ी दिन है कि बागराम का हवाई अड्डा जो 20 साल से अमरीकी इलाके में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अस्करी सरगर्मियों का मरकज़ था और पूरे अफ़गानिस्तान पर अमरीकी कंट्रोल और उसके तसल्लुत का गमास था, उससे अमरीकी फ़ौजें आज मुकम्मल तौर पर निकल गई। आखिरी 2 गैलेक्सी जो हैं वहाँ से जा चुके हैं। तो ये एक समझ लीजिए कि आज उसूलन तो 4 जुलाई की खबर आ रही है कि बेशतर फ़ौजें वहाँ से जा चुकी होंगी। 1000 फ़ौजी रह जाएंगे, जिनमें से जब तुर्क फ़ौजें आएंगी, और ये नुकता अहम है, तो वो जो संभालने के लिए उसका एयरपोर्ट का इंतजाम उस वक्त मजीद निकल जाएंगी। पूरा अच्छा, मैं वापस आऊंगी, आपने चीन का भी जिक्र किया, मैं जरा चीन का मैं वापस आ रही हूँ चीन के नुक्ते के ऊपर। जैसा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि चीन के साथ जो दोस्ती है वो किसी सूरत भी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता
और ज़ाहिर है ये तासुर तो बड़े अरसे से मिल रहा था कि जो अमेरिका के साथ हमारे मसाइल हैं, जो ताल्लुकात में कशीदगी है या हमारे से जो डिमांड्स हैं, उनकी वजह से चीन और हमारी दोस्ती मुतासर हो सकती है। आप खान साहब की तकरीर को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तकरीर जो है वो मैं समझता हूँ कि अवाम की जो सोच है यहाँ पे, वो एक तरह से उसकी अक्कासी कर, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि वक्त की जरूरत भी यही थी। अगर चाइना के बारे में उन्होंने जो राय की है तो बिल्कुल पाकिस्तानियों की राय यही है। अमेरिका के बारे में जो कुछ कहा अड्डे नहीं देने का, ये जो कुछ, वो भी यहाँ पे हमारी राय यही है। और असल चीज ये है कि अगर कुछ सीखा है हमने तो वो दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात की एक जो तारीख है हमारी, 70-75 साल की। अमेरिका के साथ तो 72 साल हो गए। ये चाइना के साथ 70 साल से हमारा ताल्लुक है, सफारती ताल्लुक कायम हुए। हमने ये देखा है कि चाइना ने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया, आपके अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं की, और मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया, कोशिश की कि अपने वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान की हेल्प की जाए। उसके मुकाबले में अमेरिका इत्तहादी होते हुए भी हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता रहा, इत्तहादी होते हुए हमारे दुश्मनों की मदद करता रहा। आपने देखा होगा कि 2005 में हम बड़ी जबरदस्त तरीके से इनके साथ इत्तेहाद में मौजूद थे, जब हमें कहा जाता था कि आप मेजर नॉन नेटो एलाई हैं हमारे। तो जाके जो न्यूक्लियर कॉपरेशन का मुआहदा था 2005 में, वो ऑफर कर दिया जाके भारत को। इनको, इंडिया को। जी। 2008 में आगे एक्चुअल फिजिकल एग्रीमेंट भी हो गया। उसके लिए अपने मुल्क के कवानीन भी बदले कि एनपीटी पे साइन किए बगैर भी आप मुआहदा कर लें। तो बात यह है कि अमेरिका 100% अपने मुफादात पे अमल करता है, अपने मुफादात की रोशनी में, जिसमें आपके मुफादात को वो 1% भी उसको केयर नहीं करता या उनको वो वक़्त नहीं देता। तो जब एक इतना अनरिलायबल पार्टनर रहा हो, तो सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया की सुपर पावर हैं, वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, उनकी न्यूसेंस वैल्यू मौजूद है, तो आप अपने एक इंतहाई आजमाए हुए दोस्त को तो तर्क नहीं कर सकते। आप उनके लिए अपने दूसरे मामलात में छोटी मोटी तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उनको, उनका सौदा कर लें, उनको पैसे पुश डाल दें। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी वेल कंसिडर्ड किस्म की पॉलिसी स्पीच थी। इसमें जो कुछ कहा गया वो ना सिर्फ आज की जरूरत है, बल्कि वो हमारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात और उनकी सोच के मुताबिक। सही। रज़ा, आपने भी, जाहिर है इमरान खान साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस बातें की, उस पे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें हो रही हैं। जैसा साहब भी कह रहे हैं वो अवाम की तर्जुमानी करती हुई एक तकरीर थी। खारजा पॉलिसी के हवाले से किस तरह से आप देखते हैं? खान साहब ने इंडिया के ऊपर भी अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़े कर दिया, क्योंकि अपोजिशन उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी। इसी तरीके से एक ये भी शकूक का इजहार किया जा रहा था कि हम शायद फिर अमेरिका की तरफ चले जाएंगे और चीन जो है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, सी पैक के ऊपर भी हमें नुकसान हो जाएगा। तो आपके ख्याल में ओवरऑल जो खारजा उमूर के ऊपर उनका बयान है और जो पाकिस्तान की उन्होंने पोजीशन रखी है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? जी शुक्रिया तंजीला। देखिए, जो उन्होंने अपनी तकरीर की, और जैसे अभी ये कह रहे थे जनरल अमजद शुएब साहब के, वो जिस तरह आवाम सोचती है, जो एक वाइडर पॉपुलर ओपिनियन है, उन्होंने उसी की को रिपीट किया, उसी की तायीद और उसी को तकवीयत दी। लेकिन क्या आप उसको पॉलिसी कह सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। रेटरिक जो होता है, यानी कि लफाजी और बहुत सारे जो है पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स को उभार कर और उनको जो है पेश करना, वो पॉलिसी का नेमुल बदल नहीं है। पॉलिसी जो है वो ठोस बुनियादों पे की जाती है, उसमें आपको मुश्किल चॉइसेस करनी पड़ती हैं। और मेरे ख्याल से भी ये है कि जाहिर बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान में एक हमारी तारीख रही है सियासी लीडर्स की, वो ये कि इस तरह से जो है दबंग किस्म की तकरीरें करना। अगर आपको याद है, भुट्टो साहब ने भी उनकी वजह मशहूरी यही बनी थी कि अमेरिका जो है मैं उसको ये कर दूंगा और आंखें दिखा दूंगा और आलम इस्लाम के साथ करेंगे। तो ये सारी थीम्स जो हैं ये हमेशा से होते चली आई हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जहां तक तो उनकी इन मफरूजों का सवाल है, देखिए चीन और अमेरिका के दरमियान बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि चीन पाकिस्तान का बड़ा
जो है गहरी एक रिश्ता है। लेकिन कोई ये पूछे कि किसने उनको कहा है, पाकिस्तान को किसने कहा है कि आप चीन को छोड़ दें और अमेरिका को अपना लें? अगर कोई इसका, क्योंकि हर प्लेयर ये जानता है दुनिया में कि पाकिस्तान का जिस तरह का चीन के साथ रिलेशनशिप है, पाकिस्तान उसको नहीं छोड़ सकता और वो पाकिस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं है। और चीन को भी पता है कि पाकिस्तान का एक पुराना देरीना अमेरिका के साथ रिश्ता है। अभी हम IMF प्रोग्राम में गए हैं, दूसरे प्रोग्राम में IMF किसकी नुमाइंदगी करता है? मगरबी इस्तेमार की करता है ना, जो कि चीन जिसकी मुखालिफत करता है। तो बात ये कि सारे बड़े प्लेयर्स को पता है पाकिस्तान को का एक बैलेंसिंग एक्ट जो है उसको रखना है। और एक तारीख है, यक चीन भी ये नहीं कह सकता कि जी आप अमेरिका को बिल्कुल छोड़ दें, और ना ही वाइस वर्सा। अच्छा रजा, ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया। आप कह रहे हैं जी कि क्या रिटोरिक पॉलिसी हो सकता है। मैं ज़रा पिरज़ादा साहब से चाइना के ऊपर आप अपना कमेंट कर लें, फिर ये जो रजा का सवाल है यही सवाल लेके हम अपने अगले सेगमेंट में भी जाएंगे। चाइना के ऊपर मतलब किसी ने हमसे कहा, हम बहुत ज़्यादा इस पे शकूक का इजहार तो ज़ाहिर हो रहा है। जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में है। अफगानिस्तान को देखते हुए भी हमें लग रहा है कि शायद हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं। देखिए, जो वज़ीर आज़म ने आर्टिकल लिखा या लिखवाया है और जो उन्होंने टेलीविज़न को इंटरव्यू दिए हैं, उसमें एक बात उन्होंने बड़ी वजाहत से की है। लिहाजा उस सिलसिले में इसको रेटरिक नहीं कह सकते कि हम पे दबाव है कि हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात पर किसी तरह नज़रसानी न सही तो उनको तब्दील करने की कोशिश करें इन ताल्लुकात को। उसके बाद उन्होंने क्वाड जो है, जिसमें 4 मुल्क शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल हैं, वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर उसका जिक्र करते हुए कहा, और ये बिला वजह नहीं था या रेटरिक नहीं था, कि इससे तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बड़ा उलझाव पैदा कर लिया है इस इलाके में, इस क्वाड को बनाकर। मतलब ये था कि या तो बहुत से और ममालिक इसमें शामिल होते, लेकिन जब 4 ममालिक को शामिल करते हैं, और फिर उन्होंने बार बार इस बात की वजाहत की कि चीन के ख़िलाफ़ किसी बड़ी जो एक मुहासरा आप पैदा करना चाह रहे हैं, जो कि वाशिंगटन से बराह रास्त खबरें आ रही हैं, वो दुरुस्त है कि वो दबाव डालने के लिए भी चीन पर हो सकती हैं और उनका दूरस मकसद भी हो सकता है। लेकिन ये बातें बाकायदा चीन पर दबाव भी डालने के लिए हैं, और उसके लिए जो पॉलिसी एक्शन आ रहे हैं, मुख्तलिफ अदारों पर पाबंदियाँ आ रही हैं, चीन के ख़िलाफ़ जो रेटरिक आ रहा है, जैसे का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वो पॉलिसी का हिस्सा है। क्योंकि अगर आप याद रखें, मैं ज़रा सी वजाहत कर दूं, जिस पर टोनी ब्लिंकन की कंफर्मेशन हो रही थी, तो उसने ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का, जिसका बुनियादी नुक्ता आखिरी 2 सालों में चीन को गाली देना था, उसकी तायीद की थी। उन्होंने कहा मैं उसकी तायीद करता हूँ। हालांकि मेरा नहीं ख्याल था कि उस वक्त इतने खुले अंदाज में बाइडन इस बात को सपोर्ट करने के लिए तैयार होते, लेकिन वो जोरदार। ज़रा मैं एक बात कहता चलूँ, चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, उनके लिए अंग्रेज़ी में चीनी जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। दूसरे, अब वो पार्टनरशिप जो है, उसने एक पहले बीफ, बकौल आगा शाही मरहूम के, कि पहले बीफ नहीं हुआ करता था, कोई बड़ी इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं थी। अब तो 30 और 50 और अब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, और अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो मैं ज़रा सा एक लफ्ज़ कहता चलूँ, जल्दी से ब्रेक की तरफ जाना। एक बात याद रखने की है कि जो जनरल साहब बात कर रहे थे, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी होती है और बड़े मुल्कों में, आप बिल्कुल अपने अवाम की, मसलन अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक है, तो आप अवाम की ख्वाहिशात भी पूरी कर सकते हैं और फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव या मकासद भी हासिल कर सकते हैं। जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो मैंने कहा कि बहुत अहम जो लाइन थी वो ये थी कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहिए अफगानिस्तान में, और माजी में शायद हमारी ये ख्वाहिश रही है, हमारे इदारों की ये ख्वाहिश रही है, जिसकी वजह से हमने बहुत खमियाजा भुगता। कुछ इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और तारिक साहब, आप जाते हुए ब्रेक पर जो कह रहे थे, उसी नुक्ते को मैं कुछ आगे बढ़ाऊंगी। जैसे साहब, अफगानिस्तान में अब सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जाती हुई लग रही है, और पाकिस्तान के हवाले से ये तासुर बड़ा वहाँ पर मजबूत है कि शायद हमारे तालिबान के ऊपर जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी अहम एक किरदार अदा कर सकता है। लेकिन खान साहब ने कल कहा कि जो अफगानिस्तान के अवाम चाहेंगे
पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा। तो आपके ख्याल में क्या उन्होंने रीडिफाइन किया उस रोल को, जो हमारे से कुछ डिमांड्स हो रही थी और जो अफगानिस्तान के अंदर से भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो क्या हम इसको समझें कि हमारी पॉलिसी अफगान रिकन्सिलिएशन और पॉलिटिकल उस सारे सिनेरियो के ऊपर वाज़े तौर पे, मतलब जो स्टेटेड पॉलिसी होती है वो तब्दील हो गई है? तंजीला, इससे पहले मैं जो लास्ट ऑफ सेगमेंट है उसमें मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। जी जी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन हैं, इन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया कि मटे नहीं देंगे। ये इनफॉर्मल नेगोशिएशन या इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में ये इंडिकेशन दी गई और बड़ा उन्होंने खुल के कहा था कि हमें अब बेसिस चाहिए इन मुल्कों में जो कि हमसाया हैं अफगानिस्तान के, इनमें से किसी मुल्क में हमें बेसिस चाहिए ताकि हम अफगानिस्तान में ऑपरेट कर सकें। और ये पाकिस्तान में भी उन्होंने इनफॉर्मली की और अपने इंटेलिजेंस चीफ के जरिए भी ये मैसेज दिया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर रिक्वेस्ट नहीं की। जिस तरह के एक फॉर्मलाइज करके आप प्रपोजल भेजते हैं कि जी हम ये चाहते हैं और इसके ये कद्दोखाल होंगे, आप हमें ये दें और हम उसके लिए आपके लिए ये करेंगे, वो इस तरह की प्रपोजल नहीं आई। हर सूरत एक उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार जरूर कर दिया जिस पे हमने बात की। जहां तक कि ये कहना कि हम अड्डे नहीं देंगे, ये एक फैसला है, ये डिसीजन है, ये पॉलिसी नहीं, ये डिसीजन है। पॉलिसी आपकी जो आपने कहा, और पॉलिसी स्टेटमेंट ये थी कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात होंगे आइंदा, उसमें हम अमन के लिए तो उनके हिस्सेदार होंगे, अमन की कोशिशों में, लेकिन जंग में हम उनके हिस्सेदार नहीं होंगे। ये पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसके तहत आइंदा तमाम जितने भी रिलेशनशिप आप अमेरिका के साथ डेवलप करेंगे वो इस फ्रेमवर्क के अंदर जाएगी। सो ये जो तकरीर थी, ये कॉम्बिनेशन था पॉलिसी स्टेटमेंट और डिसीजंस का जो आपने किया। रही बात ये कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो रही है, और अगर कि कोई कहे कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तो पहली बात तो ये कि शवाहिद होने चाहिए, लेकिन वो ऐसा है नहीं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका उनको छोड़ के जा रहा है जंग की हालत में। अमेरिका 20 साल 21 साल बैठा रहा और अमन के लिए वो कहता रहा कि जी हम यहाँ पे अमन करा के जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमें भी उन्होंने ये बड़ी दफा कहा, ये हिलरी क्लिंटन कहती थी कि अब हम इस दफा इस तरह नहीं छोड़ के जाएंगे। तो ये अमेरिका को हमने कहा था कि तुम निकल जाओ इनको बुरे हाल में छोड़ के। ठीक है। अच्छा, माजी में भी हम ये बात बहुत बार जनसब कर चुके हैं। रजा, आपने जनसब की बातें सुनी, लेकिन माजी में भी ये बहुत बार होता रहा कि पाकिस्तान का जो इमेज है इस सारी सिचुएशन में, और पाकिस्तान की बहुत सारी सेक्रीफाइसेस के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी तौर पर भी सफ़र किया और समाजी तौर पे भी हमारे यहाँ अफ़गान जंग की वजह से बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ और पेचीदगियाँ हुई। इसके बावजूद भी बड़े आराम से अदम एतमाद का इजहार पाकिस्तान की तरफ हो जाता है। अब जो हम कह रहे हैं कि हम तो अफ़गान अवाम के साथ हैं और हमारे वहाँ पे कोई फेवरेट्स भी नहीं हैं, और हमारे पास ये शवाहिद तो हैं कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते थे और हमें वो सूट भी करती थी। आप खान साहब कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान को कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहिए। मैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ पे बात करूंगा। जी, मैं वापस आती हूँ रजा का पॉइंट लेके। जी रजा। मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो थी वो एक पुरानी पॉलिसी थी, और जैसे कि अगरचे कि वो अब नहीं मानते नहीं है जनरल असलम बेग साहब, लेकिन उनका ये टर्म उन्होंने कॉइन किया था। और उस वक्त एक अप्रोच थी कि इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको अफगानिस्तान के अंदर इस तरह से चाहिए। लेकिन आई थिंक वक्त गुजरने के साथ और जो हालात और वाकयात गुजरे हैं उसमें तो बड़ी क्लियरली पाकिस्तान की जो अमूमी स्टेट पॉलिसी है उसमें तब्दीली आ गई है, क्योंकि वो उस पॉलिसी का हमें ज्यादा नुकसान हुआ है, फायदा कम ही हुआ है। डेप्थ तो पता नहीं कितनी मिली, लेकिन वो उनको यहाँ पे टीटीपी टाइप ग्रुप्स को यहाँ पे पाकिस्तान में डेप्थ मिल गई उसके उस पूरे अमल से पिछले 20-30 साल का जो ब्रू करा था। अब एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है और मेरे ख्याल से ये एक हद तक अच्छी बात है। मगर जो इसमें ज्यादा अहम बात है वो ये है कि जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी, अंदरूनी इस्तेहकाम नहीं आएगा किसी भी सूरत, और कोई भी प्लेयर्स, तालिबान वहाँ पे हकीकत है, ये बात अब दुनिया ने मान ली है, तस्लीम कर ली है, और उन्होंने मिलकर वहाँ पर जो डोमेस्टिक पावर है उसको शेयर करना है। वो कैसे होगा और क्या नहीं होगा, जो अभी तक लग रहा है वो इतना उम्मीद अफजा नहीं लग रहा, क्योंकि वहां पर खाना जंगी वाला माहौल दोबारा से 1990 वाला माहौल बन रहा है। अब उसमें क्या हम क्या कर सकते हैं, जाहिर बात है कोई 100% तो हमारे पास उसकी नहीं है चाबी या कंट्रोल, मगर ये कि पाकिस्तान का एक रोल जरूर है
इसी तरह ईरान का भी एक रोल है, और ये इस वक्त ये ज़रूरी है कि हमें वहाँ पर जो अंदरूनी खदशात है, खाना जंगी है, उसको कम करने में जितनी मावनत हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। वे फॉरवर्ड की तरफ थोड़ा सा अगर मैं जाना चाहूँ तो अब हम अफगानिस्तान में तो हमने कह दिया जी कि हम जैसे रज़ा भी कह रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वायलेंस को मिनिमाइज़ करें जहाँ पे भी जितने रीजनल प्लेयर्स हैं, और ज़ाहिर रीजनल प्लेयर्स में सारे हमारे दोस्त हैं। अब चाइना का भी वहाँ पर एक इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा सारे रीजन में। हाउ डू यू सी कि पाकिस्तान कहाँ पे अपने आप को प्लेस करता है? देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात को अलग-अलग करके एक-एक मुल्क के साथ ले लेते हैं। चीन के साथ, रूस के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और ईरान के साथ किसी हद तक हमारी जो ताल्लुकात हैं उनमें इस वक्त किसी किस्म का को बड़ा मसला हमें दरपेश नहीं है। चीन की हद तक तो स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है जो दिफा से गुजर के इकनॉमिक्स तक आ गई है। रूस के साथ भी हमारे स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। मैं इशारतन बता दूं कि हमारा JF-17 जो इससे तोड़ रहा है वो रशियन इंजन्स के ज़रिए पावर होता है, और अब हम बराह रास्त इसको इंपोर्ट भी करते हैं। पाइपलाइंस यहाँ पे आ रही हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात की तरफ हम जा रहे हैं, अगरचे सही मानों में नहीं पहुँचे। सेंट्रल एशियन रियासतें आपके सामने हैं। हमें वाकया ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त को बड़ा मसला दरपेश नहीं है फॉरेन पॉलिसी का। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, मैं ज़रा खुल के दो बातें कह देता हूँ। एक तो जनरल साहब ने बिल्कुल सही तशरीह की है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। आपको अपने जो इर्द गिर्द के ममालिक होते हैं उनमें जब आपके अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे आपकी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ पैदा होती है। शाह के ज़माने में ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसका जिक्र किया था, ये खुमैनी का जिक्र नहीं हो रहा, ये शाह के ज़माने के वाक़यात का जनरल साहब ने जिक्र किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री रिलेशनशिप थी, एक एतमाद था। चाचे वो जो एक रिलेशनशिप होती है ना, बड़ा ताल्लुक, क्योंकि इस बहस में अच्छा नहीं मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो तो अब जो बात है तालिबान की और वहाँ पे अमनो अमान की, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला बनाकर इसको नहीं पेश करना चाहिए। ये मुल्क जो है तालिबान से अमरीकियों ने छीना था, 20 साल उनके साथ जंग की है, और 1.5 साल मुज़ाकरात करके ये मुल्क कानूनी तौर पर अमरीका ने अमली तौर पर बल्कि कहना चाहिए तालिबान के हवाले किया है। और रोज़ाना जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं, अगर आप CNN को सुन लें, स्टेट डिपार्टमेंट को सुन लें, उन्हें कोई बाइडेन को कोई इख्तलाफ नहीं है। वो कहते हैं, ये उन्होंने अशरफ गनी को कहा, व्हाइट हाउस से खबरें आ रही थी और हम टीवी पर देख रहे थे, उन्होंने कहा कि बात यह अब ये मसला अफगानों ने तय करना है। तो किन अफगानों ने तय करना है? जिन्होंने 20 साल जान दी है। ये देखें, खून गिरता है हर बड़ी तहरीक के अंदर। नॉर्दर्न आयरलैंड में किस कदर खून बहा है, लोग शोर नहीं मचाया करते, उस वक्त मचाया करते थे पाकिस्तान में। यहां अगर तालिबान अगर आ रहे हैं, मैं तो उनके तरीक़ेकार से मुत्तफिक नहीं हूं, न मेरी ख्वाहिश है कि वो आए या ना आए, लेकिन वो एक हकीकत है और उन्हीं ने इस मुस्तकबिल का फैसला करना है, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानियों से अमेरिका एक दबाव के तहत, जो कि पॉलिसी डिसीजन तो ले चुका है, लेकिन अगर कोई दबाव यूनाइटेड स्टेट्स पे पड़ा है तो वो तालिबान का है कि जिसकी वजह से ये लोग वापस जा रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा अहम इजलास हुआ, जिस इजलास में अपोजिशन और हुकूमत के अहम रहनुमा शामिल हुए, लेकिन खान साहब जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खारजा पॉलिसी के ऊपर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर इतने अहम मौक़िफ़ का इजहार किया था, वो उस मीटिंग में बहरहाल मौजूद नहीं थे। ब्रेक के बाद कुछ उस इजलास के हवाले से भी बात करते हैं कि सियासी कुव्वतों का बैठना मिलकर और फैसले करना कितना अहम होता है जब कोई मुल्क अपने नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को डिस्कस कर रहा होता है। ब्रेक के बाद जी, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और रज़ा, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बड़ा माहौल तब्दील होता हुआ नजर आया खान साहब की तकरीर में। उन्होंने अपोजिशन को कुछ दावत भी दी है और उनका लहजा जो है वो बड़ा ही स्वभाव वाला था और मामलात को सुलझाने वाला था। आपके ख्याल में ये जो मामला हुआ है सारा उनकी तकरीर का, और इतना अच्छा माहौल था और लग रहा था कि खारजा पॉलिसी पे जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो अपोजिशन बड़ी गौर से सुन रही है, और उसके बाद फिर वो नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में नहीं आए, तो मामला है क्या असल में? हाँ देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता कि ये तो आप
मुझसे बेहतर जानती हैं तंजीला खान साहब को भी और उनकी पॉलिसियों को भी। लेकिन देखिए, जहां तक तो जो ऐवान में तकरीर की थी वो तो वाकई एक बहुत अच्छी बात हुई, और मेरे ख्याल से उनके इस टेन्योर में ये पहली ऑफिशियल तकरीर थी जहां उन्होंने ऑपोजिशन को चोर डाकू और नहीं कहा और बात पुरमगज बयानात दिए और एक डिबेट जिसे कहते हैं उसका आगाज किया। काश के वो यही पिछले 3 साल उन्होंने ना जाया किए होते और ये चीजें की होती, तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाकर वो बहुत कुछ और अचीव कर सकते थे। इस सारी कॉन्फ्रंटेशन ने सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो खान साहब की गवर्नमेंट को ही पहुंचाया है। और रही बात कि वो ऐसा क्यों हुआ, तो वो तो बड़ी वाजे बात है, बजट पास करवाना था। आपको पता है कि उससे पहले जो मीडिया में रिपोर्ट्स हुई है कि 2-3 मुलाकातें हुई स्पीकर की और इसी के ऊपर कि भाई कोई आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग थी बैकडोर के, खान साहब ये वाली बात नहीं कहेंगे तो अपोजिशन उनको तकरीर भी करने देगी, इंटरप्ट नहीं करेगी। तो गालिबन ये तो इस वजह से हुआ। फिर अगले रोज जो बड़ी अहम एक कौमी सलामती के अमूर पे ब्रीफिंग थी जहां पे मिलिट्री लीडरशिप ने पार्लियामेंटेरियंस को दी, वहां पे खान साहब नहीं थे। और मुझे नहीं मालूम कि क्या उसकी ऑफिशियल कोई रीजनिंग आई है या नहीं आई, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मगर ये है कि वहां पे खतरात की, चैलेंजेस की, मुस्तकबिल के जो राहें हैं उनके ऊपर बात हो रही थी और उसका मकसद ही ये था कि हुकूमत और अपोजिशन के कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करना होता है। उस कौमी इत्तफाक़ी राय में कलीदी एक रोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है और सही। वो वहां नहीं मौजूद थे। और ये बहुत अफसोसनाक मैं समझता हूँ बात है। जो भी इसकी तावीलें हों, जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन हो, बात नहीं बनती। ठीक है जय इतने साहब, अहम ठीक है। अमूर के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। मसलन आपको मालूम है कि ये अभी पहले गुफ्तगू में बात हो रही थी अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, अमेरिका का पाकिस्तान पर जो दबाव की बात हो रही है, चीन का, तो इसका मतलब कि एक बड़ी मुश्किल मरहले में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उससे निपटने के लिए जब तक कौम इकट्ठी नहीं होगी, एक पेज के ऊपर नहीं होगी, जो भी पॉलिसी पाकिस्तान अडॉप्ट करता है उस वक्त तक हम उसको अचीव नहीं कर ठीक सकते। है जय साहब, आपके तो ख्याल में इसलिए सियासी जो लीडरशिप है तमाम उसका इकट्ठे बैठना और ये फैसले करना और ये सारी सिचुएशन समझना जो अस्करी क़यादत ने उनको ब्रीफ किया है कि चैलेंजेस क्या हैं, कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में? देखिए, बात यह है कि यहाँ पे सूरत हाल इस खित्ते में बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी बदल रही है और चैलेंजेस भी रोजाना की बुनियाद पे आपके सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे तालिबान की फतवात हो रही हैं, अफगानिस्तान में खाना जंगी आ रही है, हमारे अपने बॉर्डर्स पे इंस्टेबिलिटी और अंदर मुल्क के अंदर टेररिज्म के वाकयात जो होने शुरू हुए हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको आइंदा की सीरियसनेस बता रही हैं कि हालात जा किधर रहे हैं। लिहाजा जरूरी था कि आप अपनी नेशनल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लें और ये कि ना सिर्फ उनको हालात का पता हो, उनको कंप्लीट पिक्चर उनके सामने हो, बल्कि अगर कोई तजावीज है उनके पास, अगर कोई वो ऐसा मशवरा देते हैं जिसके जरिए आप बेहतर हल निकाल सकते हैं किसी चीज का, तो वो भी होना चाहिए। आफ्टर ऑल पार्लियामेंट है एक कलेक्टिव विजडम का नाम। अगर आप इस्तेमाल ना करें तो खराबी आपकी है, वरना तो आपके फायदे के लिए है कि आप पार्लियामेंट में अपनी फॉरेन पॉलिसी और इश्यूज लेके जाएं, आपको स्ट्रेंथ मिलती है। अभी मसलन इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैं समझता हूं कि अगर उनकी बजाय ये पार्लियामेंट कहती, कहलवाना पार्लियामेंट से इन्होंने ही था, लेकिन यहां इनका कहना एक आदमी की, एक लीडर की अपनी एरोगेंस नजर आती है, पार्लियामेंट का कहना जो 22 करोड़ लोगों की आवाज नजर आती है। तो ये उसका इम्पैक्ट कुछ और है, इसका इम्पैक्ट कुछ और है। इससे जो एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान का, उसका रिएक्शन आ सकता है। जो पार्लियामेंट कहती है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसका रिएक्शन नहीं आता, जैसे हमने क्योंकि वो समझा जाता है कि सऊदी ये तो पूरा इत्तेहाद मुल्क में, है। ठीक है, जैसे हमने सऊदी इत्तेहाद में जाने के लिए पार्लियामेंट से जब कहलवाया तो जाहिर है उसकी एक्सेप्टेंस करा। बिल्कुल ठीक नुक्ता है आपका। फिर साहब आखिरी कमेंट आपसे, कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त सबका एक पेज पे होना? रजा ने कहा कि जितने अहम हालात हैं, जन सब कह रहे हैं चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, तो यू हैव टू प्रेजेंट एक ऐसा सिनेरियो कि जहाँ पे आपको लगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आपस के जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर होते रहेंगे, लेकिन हम सब इस तरह की चीज़ों पे वन पेज पे हैं। देखिए, मैं बहुत सी बातों को ज़ाहिरियत पे से इबारत समझता हूँ और ये दुरुस्त है कि कभी कभार हिज़्ब इख्तिलाफ़ को भी मौका मिलना चाहिए कि उन्हें सिक्योरिटी ब्रीफिंग दें,
क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारी पार्लियामेंट को बहुत समझदार लोगों की पार्लियामेंट नहीं है। इसमें वो इर्तका जो कि बहुत सी कौमों को हासिल हुआ है पार्लिमानी रवायात के पुख्ता होने के नतीजे में, मुज़ाकरात और मुबाहिसे और संजीदा दलाइल के तबादले से, अभी हमारे पार्लियामेंट और उसके अरकान उस मरहले तक नहीं पहुँचे। तो इनको बार बार असल में इन ब्रीफिंग्स की ज़रूरत है। इसमें उनसे को फ़ैसला लेने की बात नहीं थी, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि जितने लोग भी गए थे उनमें से किसी में स्ट्रेटेजिक अंदाज में कोई भी राय देने की अहलियत थी। मैं बिल्कुल दयानतदारी से कहता हूँ, बहुत ही जैसे अवाम ने लोगों को मुंतखब करके जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो मैं चलते हुए एक बात अर्ज करता चलूँ, एक बात याद रखने की है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जब किसी को मुख्तलिफ मुंतखब करते हैं तो उस मुंतखब हुकूमत को ये इख्तियार होता है, और ये किसी भी जमहूरी मुल्क में होता है। जैसे बाइडन ने एकदम फैसला किया जो उन्होंने अपने उसे क्या कहते हैं उस इंतखाब के दौरान किया था कि अफ़गानिस्तान से हम वापस आएंगे। चाचे पहले उनकी तरजीह थी कोरोना, 3 महीने में कोरोना के साथ जंग लड़ने के बाद उन्होंने ऐलान किया हमने रिव्यू कर लिया है, हम 11 सितंबर को यहाँ से जा रहे हैं। 11 वो भी उन्होंने लचक रख के बात की थी। आप जब मुंतखब होकर आते हैं तो उसके बाद आप हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ सिर्फ नहीं देखते, बुनियादी फरीज़ा मुंतखब हुकूमत का होता है जो जंग जीत कर जमहूरी जंग जीत कर आती है। इसमें बहुत ज़्यादा ये बात कहना कि अपोजिशन को हमेशा साथ लेकर चलना, आप कहेंगे कि स्ट्रेटेजिक पता नहीं उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जाहिर है सुपरमेसी तो पार्लियामेंट की है, लेकिन उनको बार बार बताने की जरूरत है। तो सारे मातहत इदारे हैं, फैसला तो किसी ऊपर वाले नहीं करना है। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ को बार बार ब्रीफिंग्स की जरूरत है, इनका शऊर बेहतर करने के लिए। मैं इससे ज्यादा इनकी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पे हम मजीद बहुत सारी बहस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वक्त है वो प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। पार्लिमान ज़ाहिर है आवाम की नुमाइंदा एक सबसे बड़ी और सबसे मुक़द्दस ऐवान है, और बाकी तमाम जो इदारे हैं वो मातहत हैं। बहरहाल पार्लिमान में वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत अहम बयानात दिए, आज हमने उनकी बात की है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत अहम उसी बयान की तौसीक भी की है, उसी को तक़वियत मिली है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि खारजा अमूर पे और नेशनल सिक्योरिटी के इन इशूज़ के ऊपर बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए ही सही, लेकिन सबको एक पेज पर सब लोग मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी शुनीद है। इसमें यकीनन पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी ही होगी, क्योंकि जब हम खारजा अमूर पे, कश्मीर के इशू के ऊपर, चीन के ऊपर इंटरनल लड़ाइयाँ लेके बैठ जाते हैं तो उससे पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में वो बहुत अच्छा नहीं जाता। बहरहाल जी, मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।